हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। विजिबल ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ एवरीवन? यस और नो माय चैंपियंस? यस, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? हाँ जी, अभी ठीक है। नाउ इज इट ओके? स्टार्ट करें, चलिए। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे, पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज टिट्यूलर। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ए आर लग रहा है ना। जिन शब्दों के लास्ट में ए आर लगता है वो वर्ड्स आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो टिट्यूलर वर्ड कहाँ से बना है? टाइटल से बना है। मतलब ऐसा इंसान जिसके पास सिर्फ टाइटल है, नाम का टाइटल है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, सिर्फ नाम का टाइटल है, ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो? टिट्यूलर। होल्डिंग अ टाइटल और पोजिशन है नेम ओनली, उस इंसान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। नॉमिनल, नॉमिनल शब्द के दो मतलब होते हैं। एक मतलब क्या होता है? सिर्फ नाम ही नाम का है। और एक दूसरा मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा सा अमाउंट है। नॉमिनल अमाउंट है मतलब बहुत थोड़ा सा अमाउंट है। सेरेमोनियल सिर्फ नाम ही नाम का है और टोकन नाम ही नाम का है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज कैसी है? सिर्फ सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मीन्स सिर्फ नाम और नाम की। एंटोनिम्स नहीं भाई, एक्चुअल में है, रियल है, अथॉरिटेटिव है, उसके पास पावर है। तो वो सिर्फ नाम का हेड था कंपनी का, बाकी लोग थे जो सारे डिसीजंस लेते थे। तो वो सिर्फ टिट्यूलर हेड था, मतलब बाकी लोग सारे डिसीजंस लेते थे। अच्छा, जिस इंसान के पास पावर होती है वो इंसान क्या करता है? कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब क्या है? कि वही इंसान डिसीजन लेता है, टेक डिसीजन। जिस इंसान के पास पावर होती है वो क्या करता है? होल्ड द रेन्स। उसके पास लगाम होती है, मतलब ही हैज द कंट्रोल। उस इंसान के पास क्या होता है? कंट्रोल होता है। सारा का सारा कंट्रोल वही इंसान करता है जो इंसान रेन्स को होल्ड करता है। रूल द रोस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब भी क्या है? कि जिस इंसान के पास रूस्ट है वही इंसान कंट्रोल कर रहा है। पुल द स्ट्रिंग्स। पुल द स्ट्रिंग इज ऑल्सो व्हाट? वही इंसान कंट्रोल कर रहा है, वही इंसान टॉप डॉग है। टॉप डॉग मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन। वही इंसान क्या कर रहा है? रन द शो। रन द शो का मतलब क्या है? वही इंसान सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, उसी के पास सारी की सारी पावर। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सफिल्ट्रेटेड। एक्सफिल्ट्रेट का मतलब क्या? आपने चुपके से हटा दिया या चोरी कर लिया, इसका मतलब आपने एक्सफिल्ट्रेट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वो सीक्रेटली रिमूव्ड और स्टोलन। आपने चुपके से क्या किया? उस चीज को हटा दिया। डेटा को क्या किया? आपने चुपके से हटा दिया। दैट मीन्स आपने एक्सफिल्ट्रेट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वो पिल्फर। पिल्फर इज चोरी कर लिया आपने। मिस अप्रोप्रिएटेड इज अब गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप उस चीज का। परलॉइन कर लिया मतलब एक तरीके से आपने उसे हटा दिया, वहां से चोरी करके रिमूव कर दिया, मीन्स आपने उस चीज को रिमूव कर दिया। एंटोनिम्स आप रिटेन कर रहे हो, बचा के रखे हुए हो, सेफ गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, बचा के रखे हुए हो। तो इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगा कि जो इतनी कॉन्फिडेंशियल रिसर्च थी उसको मर्जर से पहले ही चोरी कर लिया गया था, उसको मर्जर से पहले ही क्या कर दिया गया था? एक्सफिल्ट्रेट कर दिया गया था। ये चीज उनको पता चली इन्वेस्टिगेटर्स को। अच्छा, किसी चीज को आप रिमूव कर रहे हो, स्टील कर रहे हो। अब कुछ वर्ड्स करते हैं, किसी चीज को आप स्पॉइल कर रहे हो, किसी चीज को आप खराब कर रहे हो। अगर आप किसी चीज को खराब कर रहे हो तो आप क्या बोलते हो? उस चीज को मार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डैमेज कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, डेवस्टेट कर दिया है आपने उस चीज को, डिस्ट्रॉय कर दिया है आपने उस चीज को, उस चीज की इमेज खराब कर दी, उसको खराब कर दिया है तो टार्निश कर दिया है, ब्लेमिश कर दिया है, स्मीयर कर दिया है,
उस चीज का पाउडर बना दिया है तो पल्वराइज कर दिया, मतलब तबाह कर दिया है। उस चीज को जला दिया है तो इंसिनरेट कर दिया है, तबाह कर दिया है। उस चीज को मैं लूटपाट मचा दिया तो प्लंडर कर दिया है, लूटपाट मचा दिया मतलब तबाह कर दिया है उसको। सॉरी एवरीवन, डिफेस कर दिया है, खराब कर दिया है। डिसफिगर कर दिया है, खराब कर दिया है। डिसमेंटल कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। डेसिमेट कर दिया है, तबाह कर दिया है। पूरी तरीके से मिटा दिया है तो इराडिकेट कर दिया है, वाइप आउट कर दिया है। आपने उस चीज को पूरी तरीके से मिटा दिया, हाँ इम्पेयर कर दिया है, खराब कर दिया है आपने उस चीज। ऑब्लिटरेट कर दिया है, खराब कर दिया है। एनहिलिएट कर दिया है, खराब कर दिया है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आपने उस चीज को क्या किया है, आपने उस चीज को खराब कर दिया, तबाह कर दिया। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। हाँ, डिमोलिश कर दिया, डिमोलिश इज ढा दिया है। इरोड कर दिया है, वीकन कर दिया, कमजोर बना दिया उस चीज को आपने। क्रिपल कर दिया है, कमजोर बना दिया है। डिबिलिटेट कर दिया है, कमजोर बना दिया आपने। रुइन कर दिया है, रावेज कर दिया है, रेज कर दिया है, तबाह कर दिया है। फिर वो वर्ड्स होते हैं रेक कर दिया है, तबाह कर दिया है। रीक हैवॉक मीन्स तबाही मचा दी है आपने उस चीज में, खराब कर दिया है। सैबोटाज कर दिया है, वेरी गुड। सैबोटाज इज ऑल्सो व्हाट, आपने उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांश। ट्रांश मीन्स किसी भी चीज का पोर्शन, तो किसी भी चीज का हिस्सा जो होता है उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांश। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, तो अ पोर्शन और इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लार्जर अमाउंट, किसी भी चीज का हिस्सा। पोर्शन, इंस्टॉलमेंट, शेयर, किसी भी चीज का हिस्सा। एंटोनिम्स नहीं, पूरा का पूरा है। टोटल है, एंटायरिटी है, पूरा का पूरा है। तो बैंक ने पहला हिस्सा रिलीज कर दिया लोन का अप्रूवल के बाद, तो अप्रूवल्स वगैरह हुए और फिर बैंक ने क्या किया, पहला हिस्सा रिलीज कर दिया, ट्रांश। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्पाइरलिंग। स्पाइरलिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्पाइरल कर रही है। चलो मुझे तेजी से बढ़ने के कितने सिनोनिम्स बताओगे, 30 बता पाओगे, कोशिश करो। कोई चीज अगर इंक्रीज कर रही है तो स्पाइरल कर रही है, स्काई रॉकेट कर रही है, स्पर कर रही है, स्नोबॉल कर रही है, बलून कर रही है, बूस्ट हो गई है मतलब बढ़ रही है। बोल्सर का मतलब स्ट्रॉन्ग करना होता है, मतलब बढ़ रही है और अच्छी हो रही है। बर्जियन कर रही है, बढ़ रही है। सोर कर रही है, वेरी गुड, बढ़ रही है। बूम आ रहा है उसमें, बढ़ रही है। प्रोलिफरेट कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपने उस चीज को बढ़ा दिया है, रैंप अप कर दिया है। मैम सर्ज कर रही है, राइट, सर्ज कर रही है, बढ़ रही है। ग्रो कर रही है, लिफ्ट कर दिया है आपने, ऊपर कर दिया है। एस्केलेट हो गई है, बढ़ रही है। एलिवेट हो गई है, बढ़ रही है। इन्फ्लेट कर गई है, बढ़ गई है। स्पीड अप हो गई है, बढ़ गई है। एक्सेलरेट कर गई है, बढ़ गई है। डेवलप कर गई है, बढ़ गई है। थ्राइव कर रही है, ग्रो कर रही है। प्रॉस्पर कर रही है मतलब ग्रो कर रही है। फ्लरिश कर रही है मतलब ग्रो कर दिया आपने, एनहांस कर दिया उस चीज को, और अच्छा कर दिया है। एम्पलीफाई कर गई है वो, ऑगमेंट कर गई है। एम्पलीफाई और ऑगमेंट करने का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7। तीन और बता दो। कोई चीज़ अगर बहुत तेजी से ग्रो कर गई, अभी तो मशरूम कर गई है, हाँ मशरूम रह गया था, वेरी गुड। मशरूम कर गई है, मशरूम करना इज ऑल्सो व्हाट, कि वो चीज़ बढ़ रही है। हाँ आप लोगों के कॉमेंट्स ही देख रही हूँ मुझे। एक्रिव कर गई, एक्रिव में से इकट्ठी होती जा रही है, बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ कंपाउंड हो गई है। कंपाउंड इज ऑल्सो वर्ड, कि वो चीज क्या हो गई है, बढ़ गई है। सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, बढ़ा देना, बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना, स्ट्रॉन्ग बन जाना। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। तो स्पाइरल मीन्स बहुत तेजी से बढ़ रही है,
पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एस्केलेट कर गई है, सर्च कर गई है, सोर कर गई है। कम होती जा रही है तो डिक्लाइन कर रही है, सबसाइड कर रही है, डिमिनिश कर रही है। तो इतनी तेजी से हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से मिडिल इनकम फैमिलीज क्या हो गई हैं, बहुत ज्यादा बर्डन हो गई है, बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। चलो कम करने के भी सिनोनिम्स बता दो इसी बात पे। कोई चीज अगर कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, इसके 10 बता दो। ड्विंडल हो रही है, एब हो रही है, डिमिनिश हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अबेट हो रही है, सबसाइड हो रही है, बहुत तेजी से नीचे आ गई है तो प्लंज कर गई है, नोज डाइव कर गई है, कम हो गई। आपने उसको कम कर दिया तो कर्टेल कर दिया है, कंटेन कर दिया है, चेक कर दिया है। मतलब आपने उस चीज को क्या किया, कम कर दिया। नीचे की तरफ कम होती जा रही है, टेपर होती जा रही है। आपने उसको काट दिया, नीचे से ट्रिम कर दिया है, नीचे से काट दिया है। आपने उस चीज को क्या किया, प्रून कर दिया है, कम कर दिया है। और कोई वर्ड, कोई चीज कम होती जा रही है धीरे धीरे और कम, कट कर दिया है, कट भी लिख सकते हैं, राइट, कट कर दिया है, शॉर्टन कर दिया है, क्लिप कर दिया है, काट दिया है, स्निप कर दिया है, काट दिया है, पेयर कर दिया है, काट दिया है आपने उस चीज को। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आपने उस चीज को काट दिया है, शेयर कर दिया है, राइट, काट दिया है। मैम डिक्रीज, डिक्रीज वर्ड कैसे रह गया, राइट, डिक्रीज करती जा रही है, कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, राइट, रिड्यूस भी कैसे रह गया, कम होती जा रही है। तो इंसान विदर, कमजोर पड़ती जा रही है, वेन करती जा रही है। विदर और वेन का मतलब भी क्या होता है, कमजोर पड़ती जा रही है, मुरझाती जा रही है, मीन्स कम होती जा रही है। जितने भी वर्ड हैं सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या है, वर्ब। मतलब वो चीज कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पेटाइट। पेटाइट का मतलब क्या है, छोटा सा, है ना, बहुत ही हल्का सा, फुल्का सा, छोटा सा। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, स्मॉल, स्लिम एंड डेलिकेटली बिल्ड, मतलब बहुत ही छोटा सा। विमेन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब तब हम यूज करते हैं पेटाइट, मीन्स बहुत ही छोटी सी, नाजुक सी, मीन्स पेटाइट। टाइनी, स्लेंडर, डेलिकेट, मतलब पेटाइट। एंटोनिम्स बहुत ही बड़ा है, लार्ज है। स्टाउट मीन्स बहुत मोटा ताजा सा है, बल्कि है। बल्कि का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है हेफ्टी है, मतलब बहुत वेट है। एक कोई इंसान मोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो कोई भी इंसान अगर मोटा होता है तो आप उसको बोलते हो कॉर्प्यूलेंट है। कॉर्प्यूलेंट का अगर वर्ड देखोगे तो इसमें रूट वर्ड होता है कॉर्प। कॉर्प रूट वर्ड का मीनिंग होता है बॉडी। तो कॉर्प्यूलेंट शब्द का मतलब क्या हो गया, कॉर्प्यूलेंट मीन्स ऐसा इंसान जो बहुत मोटा ताजा है, स्टाउट है। इसको इंसान के लिए भी यूज करते हैं और इसको बैंक बैलेंस के लिए भी यूज करते हैं कि अगर किसी का कॉर्प्यूलेंट बैंक बैलेंस है मतलब उसके पास बहुत पैसा है। कॉर्प वर्ड की हम बात करते हैं तो एक वर्ड कॉर्प्स भी होता है। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, मृत शरीर, अ डेड बॉडी। डेड बॉडी को आप क्या बोलते हो, कॉर्प्स बोलते हो, कैडेवर भी बोलते हो डेड बॉडी को। फिर एक वर्ड होता है कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। तो किसी भी चीज का जो कलेक्शन है, जैसे बुक्स का, पोएम्स का, उसको आप क्या बोलते हो, कॉर्पस, अ कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट्स। रिटन टेक्स्ट का जो कलेक्शन होता है। फिर एक और कॉर्प्स भी होता है, ये वाला। ये कॉर्प्स क्या होता है, फोर्सेस को बोलते हैं ना, मिलिट्री कॉर्प्स, मिलिट्री फोर्सेस। तो हमारी जो फोर्सेस हैं, जो आर्मीज वगैरह हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्प्स बोलते हैं। तो अलग अलग वर्ड्स हैं। फिर कॉर्प्स से और भी वर्ड बनते हैं, जैसे एक वर्ड कॉर्पोरेशन बन जाता है। कॉर्पोरेशन सभी को पता ही है, कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन होती है। फिर एक वर्ड इनकॉर्पोरेट बन जाता है। इनकॉर्पोरेट क्या होता है, आप किसी को इंक्लूड कर रहे हो, तो किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को इंक्लूड कर रहे हो, उससे क्या वर्ड बनता है, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो सारे के सारे कॉर्प्स रूट वर्ड के मतलब है। कॉर्प का मतलब क्या होता है, बॉडी। चलो वापस आते हैं। तो जो छोटा सा डांसर था या छोटी सी डांसर थी, उसने हर किसी को इम्प्रेस किया, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। तो पेटाइट मीन्स छोटी सी। अगले वर्ड पे आते हैं रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब क्या है कि आप, वैसे रेस्टिव को ऐसे देखने में लग रहा होगा कि वो इंसान रेस्ट कर रहा है, नहीं, लेकिन वो इंसान रेस्ट नहीं कर रहा है, वो इंसान शांत नहीं रह पा रहा है। रेस्टिव, अनएबल टू रिमेन स्टिल, क्योंकि इम्पेशंस है, डिससेटिस्फैक्शन है, बोर्डम है। तो वो इंसान शांत नहीं रह पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा उसको मैं क्या करूं, एकदम ऐसे नर्वस सा हो रहा है। ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो, ऐसे इंसान को आप रेस्टिव बोलते हो। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आईवी लग रहा है, एडजेक्टिव।
फिडजिटी मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, आप लगातार मूव कर रहे हो। फिडजिटी का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टेंटली मूविंग। रिकैल्सिट्रेंट थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाता है, इसका मतलब होता है जिद्दी से हो रहे हो, मतलब आप एक चीज पर रुक नहीं पा रहे हो। इम्पेशेंट, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं करूं तो क्या करूं। साधारण शब्दों में बोले तो रेस्टलेस हो रहे हो, नहीं समझ आ रहा क्या करूं। एंटोनिम्स बहुत कंपोज्ड हो, प्लासिड हो, ट्रैंक्विल हो, एकदम शांत हो, इक्वानिमस हो, एकदम रिलैक्स्ड हो। तो इन्वेस्टर्स बहुत ऐसे नर्वस से हो गए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बार बार इतने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स को, इतने इंपॉर्टेंट चीजों को बार बार पोस्टपोन कर रही थी। तो इन्वेस्टर्स क्या हो गए? बहुत रेस्टिव हो गए। अच्छा, रेस्टिव का एक बड़ा प्यारा इडियम होता है, थोड़ा सा फनी भी है, एंट इन वंस पैंट्स। आपको अगर ऐसा लगे कि आपकी पैंट के अंदर चींटियां चल रही हैं बहुत सारी, तो आप क्या हो जाओगे? बड़े रेस्टलेस से हो जाओगे, मतलब आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे ना, यू आर नॉट एबल टू सिट कामली। आप एकदम शांति से बैठ नहीं पाओगे अगर आपकी पैंट के अंदर चींटियां चलने लग जाए, तो मीन्स आप बहुत रेस्टलेस हो जाओगे। फिर एक और होता है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। एकदम ईट जो है गर्म हो और उस पर कैट हो, और उसने कुछ पहना भी ना हो। कैट तो शूज स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनती है, तो वो भी क्या होगी? बहुत रेस्टलेस होगी, बहुत तेज तेज कूदेगी, भागेगी इधर उधर। तो लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मीन्स क्या हो जाओगे? बहुत ही रेस्टलेस हो जाओगे। इफ यू आर ऑन एज, अगर आप बहुत ही ज्यादा एज पर हो, लोहागढ़ केस में कौन था? केतन था, चेतन था, केतन वॉज ऑन एज, और फिर उसको धक्का दे दिया गया। हाँ, एज पर हो आप, मतलब अगले ही पल आप गिर सकते हो, तो आप कैसे हो जाओगे? बहुत ही रेस्टलेस। ऑन एज का मीनिंग भी क्या होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऑन पिन्स एंड नीडल्स, आप नीडल्स सुइयों के ऊपर हो, मतलब ऐसे सुई से चुभ सी रही है, मतलब बहुत रेस्टलेस हो, बहुत नर्वस हो। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप एकदम, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आप एकदम ऐसे नर्वस से हो रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स, होता था बचपन में स्कूल में इम्प्रॉम्प्टू, इसको एक्सटेम्परी बोलते थे। किसी ने पार्टिसिपेट किया कभी एक्सटेम्परी कॉम्पिटिशन में? उसमें क्या होता था, आपको ऐसे बताते नहीं थे क्या टॉपिक होगा, आपको स्टेज पे बुलाते थे, आपको एक चिट निकालनी होती थी, उसमें जो टॉपिक आएगा आपको उसी टॉपिक पर बोलना होता था। इम्प्रॉम्प्टू मतलब आपको कोई तैयारी करने का टाइम ही नहीं दिया, इम्प्रॉम्प्टू है, विदाउट एनी प्रिपरेशन। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। स्पॉन्टेनियस तुरंत, अनप्लान्ड, ऑफ हैंड मतलब आपको कोई तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला, आपने प्रिपेयर किया है, आपने प्लान किया है, रिहर्स किया है, स्क्रिप्टेड है। तो उसने एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच दी, मतलब बिना तैयारी करके उसने एक स्पीच दी जिसकी बहुत तारीफ की गई। अप्लॉज मींस बहुत अप्रिसिएशन मिला उसको, बहुत तारीफ मिली उसकी उस स्पीच की। अच्छा, कोई चीज अगर इम्प्रॉम्प्टू होती है, इसको बोलते हैं ऑफ द कफ। ऑफ द कफ का मतलब क्या है? आपने बस बिना तैयारी करके दे दिया, विदाउट एनी प्रिपरेशन। बिना कोई तैयारी करके दिया आपने, ऑफ द कफ। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब आपने उस काम को अचानक से किया है ना, डन सडनली, आपको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, बस मोमेंट आया और आपने उस चीज को कर लिया। अच्छा, यहां से ना एरर का एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, कोई मुझे फर्क बता सकता है इम्प्रूव एंड इम्प्रोवाइज में क्या फर्क होता है? यहाँ से फिलर का क्वेश्चन आ जाता है, एक ब्लैंक दे देते हैं और आपको दोनों ऑप्शंस देते हैं कि इम्प्रूव करूं या इम्प्रोवाइज करूं। तो इम्प्रूव का मतलब क्या होता है कि आपके पास टाइम है, आप उस चीज को कर रहे हो, मतलब आपके पास प्रिपरेशन करने का टाइम है, आपके पास समय है, और अब आप उस चीज को बेटर कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं इम्प्रूव करना, टू मेक समथिंग बेटर। आपके पास टाइम है, लेकिन इम्प्रोवाइज आप ऑन द स्पॉट करते हो। इम्प्रोवाइज में आप ऑन द स्पॉट करते हो, मतलब आप उस चीज को बेटर तो कर रहे हो, बट ऑन द स्पॉट कर रहे हो, विदाउट एनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको एक स्पीच देने के लिए बोला गया, आपने देखा कि ऑडियंस आपकी स्पीच पे बहुत बोर हो रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है ऑडियंस को, तो आपने वहीं के वहीं उसको इम्प्रूव किया या इम्प्रोवाइज किया? इम्प्रोवाइज किया। आप घर पे कोशिश कर रहे हो
कि आप अपनी स्पीच को इम्प्रूव करो, लेकिन ऑडियंस के सामने वहां पे ऑन द स्पॉट आप उस चीज को इम्प्रोवाइज कर रहे हो। दोनों ही शब्द वर्ब होते हैं, बट दोनों ही शब्दों का यूसेज अलग अलग होता है। बहुत बार यहाँ से एरर का क्वेश्चन आ जाता है, फिलर का क्वेश्चन आ जाता है। वापस आते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसल्ट्री। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ओ आर वाई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। डिसल्ट्री मीन्स आपको पता ही नहीं है क्या करना है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका कोई क्लियर प्लान ही नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं है आपका, आप बहुत ही हैफेजर्ड वे में स्पोराडिक रुक रुक के करो, कोई मकसद ही नहीं है आपका, आप बस आगे बढ़े चले जा रहे हो, कोई मकसद नहीं है। एंटोनिम्स नहीं, आप मेथड यूज कर रहे हो, सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ रहे हो, ऑर्गेनाइज्ड वे से आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर्ड वे से आगे बढ़ रहे हो। तो कमिट्री के डिसल्ट्री डिस्कशंस थे, मतलब एमलेस, कोई मकसद ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। इसकी वजह से कोई भी अच्छा रिकमेंडेशन नहीं आ पाया, कोई भी अच्छा सजेशन नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गोल गोल घूमे जा रहे थे, उनका कोई मकसद ही नहीं था। दे डिड नॉट हैव अ क्लियर प्लान, कोई प्लान ही नहीं था। अच्छा, कोई चीज अगर सिस्टमैटिक होती है, मतलब आपने उस चीज को बड़ा अच्छे से अरेंज किया हुआ है, आप उसके लिए क्या इडियम यूज करते हो, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज्ड है, मीन्स अरेंज्ड नाइसली, बहुत अच्छी तरीके से अरेंज्ड है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ इस चीज को अरेंज कर लो, उसके लिए आप क्या इडियम यूज करते हो, गेट योर डक्स इन अ रो। गेट योर डक्स इन अ रो मतलब चीजों को अरेंज करो, अरेंज द थिंग्स, अच्छे से अरेंज करो, चीजों को खराब मत करो। अच्छा, कोई इंसान अगर सारे के सारे रूल्स फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब क्या है कि वो इंसान हर चीज को फॉलो कर रहा है, बहुत सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं। कोई इंसान बहुत सोच समझ के आगे बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज। मतलब वो इंसान कैसा है, अपने मेथड में, अपनी अप्रोच में बहुत ही सिस्टमैटिक है, बहुत ही केयरफुल है, बहुत सोच समझ के काम करता है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करता। अगले वर्ड पे आते हैं, टेंटलाइज करना। टेंटलाइज करने के दो तीन मतलब होते हैं। एक मतलब होता है आप किसी को चिढ़ा रहे हो, एक मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। तो दोनों ही मतलब होते हैं, आप उस चीज उसको चिढ़ा रहे हो या फिर आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। टीज करना, टेम्प्ट करना किसी को कि आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। टीज कर रहे हो, अल्योर कर रहे हो, एंटाइज कर रहे हो। अल्योर और ल्योर दोनों का मीनिंग सेम होता है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स, आप रिपेल दूर कर रहे हो, डिटर दूर कर रहे हो, डिसएंचेंट कर रहे हो, दूर कर रहे हो। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री ने अट्रैक्ट किया व्यूअर्स को, बहुत सुंदर सुंदर ग्लिम्सेस दिखाए, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाए अंटार्कटिका के अनटच्ड लैंडस्केप्स, मतलब जहाँ पे कोई भी नहीं पहुंचा है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाई। अच्छा, अगर आप किसी को अट्रैक्ट करते हो तो कैसे करते हो, डैंगल अ कैरेट। आप उसके सामने एक कैरेट लटकाते हो, मतलब उस इंसान को आप क्या कर रहे हो, टेम्प्ट कर रहे हो। यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज आता है जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है अब तक, एंड दैट इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है, अगर कुछ अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर कुछ खराब करोगे तो पनिशमेंट। तो इस तरह की पॉलिसी को हम बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। मतलब कुछ बढ़िया करोगे तो अच्छा अवार्ड भी मिल जाएगा, कुछ खराब करोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिल जाएगा। मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप बेट सेट कर रहे हो उसके लिए। सेट द बेट का मतलब क्या है कि आप उसको लिए एक टेम्पटेशन सेट कर रहे हो कि इस चीज को क्या करो, इस चीज को कर लो। चलो, वो मछली ने आपका बेट देखा, उस बेट पे, बेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बेट इज, आप उस चीज को उसको दे रहे हो कि तू आ जा मेरे जाल में। वो मछली फंस गई, फिर आपने उस मछली को क्या किया, लेट ऑफ द हुक कर दिया, बेट दिया, वो इंसान फंस गया, फिर आपने उस इंसान को या उस मछली को लेट ऑफ द हुक कर दिया। लेट ऑफ द हुक का मतलब क्या है, उसको फ्री कर दिया विदाउट एनी पनिशमेंट। बेट आपने सेट किया था कि उसको फंसाने के लिए, लेकिन जब वो फंसा तो आपने उसको फ्री कर दिया। तो लेट ऑफ द हुक मीन्स फ्री कर देना। समझ में आ रहे हैं इडियम्स, क्योंकि इडियम्स के आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में, भर भर के इडियम्स के सवाल आ रहे हैं।
चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे वो मेंस का पेपर हो, इसलिए हम ईडियम्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉगी। लॉगी वर्ड कहाँ से बना है? पेड़ की जो स्टेम होती है उसको लॉग बोलते हैं, वो एक ही जगह पड़ी रहती है ना, किसी ने पेड़ काट दिया उसकी स्टेम को एक ही जगह पड़ी रहेगी जब तक कोई हिलाएगा नहीं उसे। तो लॉगी मीन्स ऐसा इंसान जो बहुत ही एक ही जगह पड़ा रहता है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसे नींद आ रही है, वो वहीं पड़ा हुआ है, सुस्त है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। स्लगिश है, ड्राउजी है, एनर्जी ही नहीं है। लिथार्जिक, टॉर्पेड, स्लगिश। और कौन से वर्ड्स थे? और भी कुछ वर्ड्स थे ना, एक एस से वर्ड्स था मुझे याद आ रहा है, आप लोग मुझे बताओगे क्या वर्ड था? स्लीपी, लैंग्वेड, लैंग्यूरस, स्लॉथफुल था, राइट, एस वाला जो वर्ड था, मतलब थका हुआ सा है, नींद आ रही है, आलसी सा है। बहुत एनर्जेटिक है, बहुत विवेशियस है, स्प्राइटली है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो पूरी रात काम करने के बाद वॉलंटियर्स बड़े नींद नींद से बड़े आलस सा फील कर रहे थे, लेकिन वो डिटरमाइंड थे कि भाई मुझे तो पूरा करना ही करना है, वो डिटरमाइंड थे। अच्छा, कोई इंसान अगर बहुत आलसी सा है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है? ड्रैग वंस फीट, अपने फीट ड्रैग कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, मीन्स एक्ट स्लोली। बहुत आलस है, उसकी एनर्जी अगर खत्म हो गई है तो क्या बोलते हैं? रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब क्या है? कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया है, टायर्ड हो गया है, एनर्वेटेड हो गया है, उसकी एनर्जी क्या हो चुकी है? उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। अब उसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई है तो वो क्या कह रहा है? यार अब काम करना बंद करते हैं यार, काम करना बंद करते हैं, मतलब कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स लेट्स स्टॉप वर्किंग। अब काम करने का मन नहीं कर रहा, लेट्स स्टॉप वर्किंग। एक बड़ा प्यारा इडियम और होता है, पब्लिक एग्जाम में आता है, एंड दैट इज नीड 40 विंग्स। विंग्स का मतलब क्या होता है? झप, आग जब आप क्लोज करते हो, खोलते हो, तो नीड 40 विंग्स का मतलब क्या है? मुझे एक छोटी सी नींद चाहिए, आई नीड अ नैप। नैप अपने आप में छोटी होती है, नैप का मतलब क्या होता है? छोटी सी नींद चाहिए मुझे, अब मैं बहुत ज्यादा क्या हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तो इन सबका मीनिंग क्या है? आई एम वेरी वेरी टायर्ड, अब मुझे थोड़ी सी नींद चाहिए। मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में? चलिए अब आ जाते हैं आर्टिकल पे। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ लॉगी मीन्स सुस्त और अनमोटिवेटेड लाइफ से बाहर कैसे निकले। आज की कहानी है सिया की। आज लोहागढ़ की बात करी और कहानी भी सिया की आ गई। सिया को पहले क्या मानते थे कि वो सिर्फ टाइटुलर, टाइटुलर मीन्स सिर्फ नाम की, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक लीडर है अपने कॉलेज स्टडी ग्रुप की। क्यों? क्योंकि उसके पास पोजीशन तो थी, वो लीडर तो थी, लेकिन वो किसी को गाइड नहीं करती थी। वो हमेशा ना आलस में पड़ी रहती थी, डिस्ट्रैक्टेड रहती थी, और उसको पता नहीं होता था कि उसका फ्यूचर क्या है। उसे पता ही नहीं, मतलब वो सोचती नहीं थी फ्यूचर के बारे में। उसकी प्रिपरेशन कैसी थी? एकदम डिसल्टरी थी, मतलब कोई मकसद ही नहीं था उसका। वो किताबें खोलती तो थी बट कंसंट्रेशन से पढ़ती नहीं थी, कभी क्लास करती थी कभी क्लास नहीं करती थी, और छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही उसके जो थॉट्स थे वो इतने बड़े हो जाते थे कि वो फियर में कन्वर्ट हो जाते थे। हालांकि वो छोटी सी थी, पेटाइट मीन्स टाइनी, स्मॉल, छोटी सी थी, और बाकी लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते थे। एक अंदर, उसके अंदर एक ताकत थी। एक आफ्टरनून उसके टीचर ने एक अनप्लान्ड, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था, एक अनाउंसमेंट किया कि एक एग्जामिनेशन होगा, स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन होगा, और उस अपॉर्चुनिटी ने सिया को टैंटलाइज मीन्स अट्रैक्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया कि उसको इंडिपेंडेंस मिलेगा उस अपॉर्चुनिटी से, और उसको एक चांस मिलेगा अपना कॉन्फिडेंस बनाने का। स्टार्टिंग में तो उसका रेस्टिव माइंड था, रेस्टिव मीन्स रेस्टलेस माइंड था, वो उसे डिसिप्लिन होने नहीं दे रहा था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, वो सारे सिलेबस को डिवाइड करेगी, हर पोर्शन को, ट्रांस मीन्स पोर्शन, एक पोर्शन को एक बार में करेगी, वो चिंता नहीं करेगी पूरे कोर्स के बारे में, जिस चीज को कर रही है उस चीज पर फोकस करेगी। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन उसने हटाए अपनी जिंदगी से, अपनी गलत आदतों को खत्म किया और रिमूव किया, अपने आप को दूर किया, एक्सफिल्ट्रेट मीन्स दूर किया नेगेटिविटी से जो उसे फंसा के रखी हुई थी। हर मॉर्निंग वो एक रूटीन फॉलो करती थी, अच्छे से रिविजन करती थी और अपने साथियों को हेल्प भी करती थी।
महीनों बाद सियान ने ना केवल एग्जाम क्लियर किया बल्कि वो अच्छी लीडर भी बनी जो हर कोई उसे एक्सपेक्ट कर रहा था। उसकी सक्सेस ने प्रूव किया कि अनमोटिवेटेड लाइफ, आलस में हो आप, सुस्त हो, आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, वो एक परमानेंट कंडीशन नहीं होती है आपकी। आपके अंदर अगर डिसिप्लिन आ जाए, करेज हो और आप लगातार एफर्ट करो तो भले ही शुरुआत कितनी ही कमजोर क्यों ना हो लेकिन रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो बेसिकली मोटिवेशन की कमी को आप कैसे ओवरकम करोगे? छोटे छोटे एक्शंस लो। ये मत सोचो कि मुझे इतना सारा करना है, मैं कैसे करूंगा। छोटे छोटे एक्शंस। आज का एक छोटा सा गोल बनाओ कि सिर्फ मेरा आज का गोल क्या है? एडिटोरियल करना, परफेक्शन करना, इतना क्वांट्स करना, इतना रीजनिंग करना, इतना जीए करना। तो छोटे छोटे से गोल्स बनाओ और उस दिन सिर्फ उसी पर फोकस करो। पूरे सिलेबस पे, पूरे चीजों पे फोकस मत करो। जो जिस दिन कर रहे हो उसी पर फोकस करो और पूरे डिसिप्लिन के साथ उस चीज को करो। ट्रू चेंज तब आता है जब हम इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते, हम सिर्फ लगातार काम करना शुरू करते। ये सारे वर्ड्स आप रिवाइज कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगा। आ जाते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में। आज का फर्स्ट वर्ड है मासोचिस्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको मजा आता है जब आप किसी का दुख देखते हो, मतलब सॉरी अपने पेन में मजा आता है उसे, ह्यूमिलिएशन में मजा आता है, ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो? मासोचिस्ट। एक और इंसान होता है जिस इंसान को दूसरों का दुख देख के मजा आता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? सैडिस्ट। ये वर्ड भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो सैडिस्ट होता है जिसको दूसरा का दुख देखने में मजा आता है, और मैसोचिस्ट होता है जिसको खुद के दुख से मजा आता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? म्यूटिनी इज रिवॉल्ट। सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 पढ़ी थी किसी ने? सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857, मंगल पांडे ने जो रिवॉल्ट किया था 1857 में। म्यूटिनी, रिवॉल्ट। ने, आवाज जो हॉर्स करता है, जब हॉर्स रोता है या चिल्लाता है उसको ने बोलते हैं। नीश का मतलब क्या है? एक अलग पोजीशन, एक फील्ड, नीश है। ये हमारा नीश है, मतलब हम इस फील्ड में काम करते हैं। स्पेशलाइज पोजीशन या फिर रोल एक पर्टिकुलर फील्ड में किसी मार्केट में, उसको नीश बोलते हैं। मतलब एक छोटा सा पोजीशन या छोटा सा ग्रुप, सब लोग इन्वॉल्व नहीं है उसमें, सिर्फ कुछ ही लोग हैं, कुछ ही एरियाज हैं, कुछ ही सेक्टर्स हैं। नीश। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। डिसाइड ऑन का मतलब है क्या? फाइनल डिसीजन ले लिया आपने किसी चीज को लेके। उन्होंने डिसाइड किया एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मतलब डिसाइड किया। डिलाइट इन, मजा आ रहा है बहुत, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है बारिश में खेलने में। डिलाइटेड मीन्स एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने का एक और वर्ड क्या होता है? रेलिश करना। रेलिश करना इज व्हाट? एंजॉय करना। डिपेंड ऑन, आप किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो। यू कैन काउंट ऑन मी, है ना? जब भी मुश्किल हो मेरे ऊपर काउंट कौन कर सकते हैं? बैंक ऑन मी मीन्स यू कैन डिपेंड ऑन मी, यू कैन रिलाई ऑन मी। डेटर फ्रॉम, आप किसी को रोक रहे हो किसी चीज से, डेटर कर रहे हो उसको, इंसान को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो। तो स्ट्रिक्ट रूल्स ने बच्चों को रोका चीटिंग करने से एग्जामिनेशन में। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। हेल्प समवन आउट, नाम से समझ में आ रहा है हेल्प करना किसी को। ये मैं आपको क्यों दे रही हूँ ये फ्रेजेस? क्योंकि हमें पता होना चाहिए। यहाँ से ना फिलर का क्वेश्चन आता है कि हेल्प समवन इन कर देते हैं, आप पूछते हैं क्या एरर है, या फिर ब्लैंक लगा देते हैं, तो आउट होता है वो। हेल्प समवन आउट होता है, हेल्प समवन इन या हेल्प समवन टू नहीं होता। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, मतलब आपको नहीं पता कि क्या है, तो आप क्या कह रहे हो कि उसने अच्छा ही किया होगा। जब पता नहीं है उसने क्या किया तो आप उम्मीद कर रहे हो कि उसने अच्छा ही किया होगा। तो आपको अनसर्टेनिटी, आपको नहीं पता उसने क्या किया, तो आप बिलीव क्या कर रहे हो कि उसने अच्छा ही किया हो। उसको बोलते हैं गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। डाउट है आपको तो आप उसको अच्छा इंसान मान रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो खराब है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सही दोस्त वही होता है जो मुश्किल के समय में आपका साथ दे, वही आपका ट्रू फ्रेंड होता है। टू मेक अ डिफरेंस, आप एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हो किसी चीज पे, किसी चीज को इंप्रूव कर रहे हो। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो और अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, तो जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है अभी तक, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत के तुरंत 6000 लाइक्स तुरंत तो जाने चाहिए। आज सैटरडे है, कल संडे है, आपके पास 2 दिन का टाइम है। इन दोनों दिन में आपको ग्रामर पढ़नी है। सैटरडे संडे परफेक्शन बैच में ग्रामर ग्रंथ पढ़नी होती है, तो कैसे सेंटेंस बनता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से एरर को आइडेंटिफाई करते हैं। 2 दिन अच्छे से ग्रामर को दे दो,
और इम्प्रूवमेंट ले आओ अपने अंदर। फिर मंडे टू फ्राइडे तो आपका परफेक्शन की लाइव क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी। जितने लोगों ने परफेक्शन ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज कर लेना, NB60 कोड लगाओगे आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाए। प्रॉमिस ऑफ चिप्स, चिप्स का वादा, ये लेज वाले चिप्स नहीं है, ये सेमीकंडक्टर चिप्स है। ऑन द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? क्या कह रहे हैं ऑथर जी? द सेकेंड फेज, दूसरा फेज जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का। तो सेमीकंडक्टर समझते हो? सेमीकंडक्टर होते हैं जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होते हैं उनमें यूज होते हैं। तो ये जो मिशन था इंडिया का, इसका जो आउटले का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जो पूरा का पूरा बजट है, फार आउटपेसेस, बहुत दूर से क्रॉस, आउटपेस का मतलब क्या? क्रॉस कर गया है, तो बहुत ज्यादा क्रॉस कर गया है पहले वाले को। विद 1.27 लाख करोड़ कॉर्पस, कॉर्पस का मीनिंग क्या? पूरा का पूरा अमाउंट। तो इतने करोड़ का अमाउंट डायरेक्ट किया गया, डायरेक्ट मीन्स भेजा गया है, किसकी तरफ भेज? डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट पर्स। तो इतना अमाउंट गवर्नमेंट पर्स को डायरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का जो पैसा है, पर्स मीन्स पैसा, तो गवर्नमेंट का पैसा अब कहाँ लगाया जा रहा है? डायरेक्ट मीन्स किस डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है? ऑन अ वाइड रेंज ऑफ, बहुत अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। तो पूरे एनवायरमेंट में इतना पैसा सरकार का लगाया जा रहा है। एज विद द फर्स्ट फेज, अगर हम पहले फेज की बात करें तो जो आउटले है, आउटले में जो पूरा का पूरा बजट है, इज लाइकली टू बी स्पेंट, ऐसी उम्मीद है कि खर्च होगा लैविशली, लैविशली मीन्स बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, एक्स्ट्रावेगेंटली मीन्स बहुत ज्यादा खर्च होगा सिलेक्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में, कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में, इन दी फॉर्म ऑफ अ कैपिटल सब्सिडी, एक छूट दी जाएगी। कैपिटल सब्सिडी मीन्स एक छूट दी जाएगी विद द गवर्नमेंट शेलिंग आउट, और सरकार इस बार कितना शेल आउट करेगी, कितना देगी? अ स्मॉलर शेयर, थोड़ा सा कम शेयर देगी। पिछले बार सरकार ने 50% का शेयर दिया था, इस बार सरकार इससे कम शेयर देगी। और मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, आप कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसके बेसिस पे भी आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। डिसबर्स्ड एट, और जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे एट अ पर यूनिट लेवल, हर यूनिट के हिसाब से, आपने कितनी यूनिट बनाई है उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, एक बार आप उन यूनिट को सेल कर दोगे तब। इंक्रीमेंटल इंसेंटिव बूस्टर्स, बढ़ते भी जाएंगे इंसेंटिव्स, ये भी वादा किया गया है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो लेवरेज करेंगी, लेवरेज मींस यूज करेंगी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को, अपनी कंट्री के अंदर की चीजों को यूज करेंगे, कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, तो उनका इंसेंटिव बढ़ाया भी जाएगा, ऐसा वादा किया गया है। जो दूसरा फेज है वो वादा कर रहा है कि वो आगे लेके जाएगा सरकार के गोल्स को, और सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद है कि हम इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक डेस्टिनेशन बनाएं, डेस्टिनेशन मीन्स जगह, इंडिया को एक ऐसी जगह बनाएं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स बने, आगे जाएं, एंड टू ग्रो, और हम ऐसी कैपेबिलिटीज को अपने घर पे ही बनाएं, मतलब अपने लोगों को ही ट्रेन करें। ह्यूमन कैपिटल मीन्स लोगों को ही हम ट्रेन करें, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और जो हम सामान बनाएं उसको, उसका हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब वो हमारी ही खुद की डिजाइन हो, हमारी ही चीजें हो, हम बाहर की चीजों को यूज ना करें। और अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ सिलेक्ट कंट्रीज हैं जो डोमिनेट कर रही हैं अलग अलग पार्ट्स को, कुछ सिलेक्ट कंट्रीज हैं जो इन पार्ट्स को बना रही है, उन पे कंट्रोल कर रही है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया अपना खुद का करे, अपने लोगों को ट्रेन करे, अपने डिजाइन बनाए, पूरे के पूरे वैल्यू चेन में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इलेक्ट्रॉनिक्स में, सरकार का ये मकसद है। समझ आया सभी को? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट हैज लॉन्ग हेल्ड, सरकार ने बहुत लंबे टाइम से कहा है, इस बात को मेंटेन किया है, दैट दिस विल बी अ डेकेड्स लॉन्ग प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट होगा बहुत लंबा होगा, 10 साल का ये प्रोजेक्ट होगा, एंड इट्स फॉलो थ्रू भी इसके बाद हम एक लार्जर कॉर्पस भी फॉलो थ्रू विद अ लार्जर कॉर्पस मीन्स अमाउंट, है ना, तो बहुत सारा अमाउंट हम इसमें लगाएंगे और ये चीज वेलकम है। दिस इंडस्ट्री में नॉट बिकम, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयर तो नहीं बनेगी, मतलब बहुत लोगों को जॉब तो नहीं देगी, बट इन अ जियो पॉलिटिकली फ्रॉट एनवायरमेंट, फ्रॉट मीन थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा डेंजरस, तो दुनिया भर में ऐसा एनवायरमेंट हो गया है जहाँ पे कंट्रीज अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रही हैं, कंट्रीज बहुत आगे बढ़ रही हैं, जो हमारा विजडम है, जो सरकार का जो इंटेलिजेंस है कि पब्लिक मनी को सरकार स्पेंड कर रही है इन कैपेबिलिटीज में, इन चीजों में, ये बात क्लियर है। मच ऑफ द रिटर्न्स, जो फायदे होंगे इनिशियल चिप मेकिंग बेट, सरकार एक तरीके से जो बेट लगा रही है, जो पैसा खर्च कर रही है चिप्स को बनाने में, सेमीकंडक्टर्स की चिप्स बनाने में, ये अभी अननोएबल है कि कितना रिजल्ट आएगा इसका, कितना रिटर्न आएगा, कितना फायदा होगा, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटीज हैं और जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अप्रूव किया गया था पहले फेज में, अभी तक उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमें ये तो नहीं पता कि सरकार इतना पैसा जो लगा रही है उसका सरकार को कितना रिटर्न मिलेगा। सम टेक्नोलॉजीज, अभी जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं वो अभी भी बाहर है, ग्रास्प मींस कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल के बाहर है, इवन द मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज, तो बहुत एडवांस कंट्रीज जो है उनसे भी कुछ टेक्नोलॉजीज उनके कंट्रोल के बाहर है। डच एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स, तो ये जो मशीन्स आती है, मशीन्स का नाम है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और सिर्फ जापान ही है जो बहुत क्लोज है इस तरह की मशीन्स को बनाने में। तो जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट मीन्स चांस, तो जो चांस है कि इंडिया जो डिप्लॉय करेगी, डिप्लॉय मीन्स यूज करेगी, लगाएगी इन्वेस्टमेंट ऐसी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की तरफ। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें अभी कुछ ही कंट्रीज हैं जो बहुत आगे हैं, बाकी कंट्रीज अभी पीछे हैं, तो इंडिया अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे लगाएगी, इस बात के चांसेस अभी बहुत कम है, अभी हार्ड है इमेजिन करना, लेकिन बहुत टेंटलाइजिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है कि इंडिया भी क्या पता ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना ले जिसको अभी कोई कंट्री नहीं बना पा रहा है, तो कितना बढ़िया हो जाएगा इंडिया के लिए, है ना। तो ये चीज क्या है, इंडिया के लिए अभी क्या है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। कैपेबिलिटीज सच एज दिस, इस तरह की जो कैपेबिलिटीज होती है इससे इंडिया को बहुत स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। हार्ड का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री, दो तरह की चीजें होती है, एक हार्ड लेवरेज होता है, एक सॉफ्ट लेवरेज होता है। हार्ड लेवरेज का मतलब होता है जहां पे प्रोडक्ट का यूज करते हो कंट्रीज में आपस में रिलेशंस बनाने के लिए। सॉफ्ट का मतलब होता है जब अपना कल्चर वगैरह यूज करते हो, कल्चर को यूज करते हो, कम्युनिकेशन को यूज करते हो, तो सॉफ्ट लेवरेज में आता है। तो अगर हमने इस तरह की टेक्नोलॉजी बना ली तो ये इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी। विच विल इन टर्न लीड टू, इससे क्या होगा, इन लीड टू रेजिस्टेंस टू इंडिया, क्विकली अट्रैक्टिंग टैलेंट, इससे क्या होगा, विच विल इन टर्न लीड टू रेजिस्टेंस टू इंडिया, इससे इंडिया में रेजिस्टेंस आएगा, क्विकली अट्रैक्टिंग टैलेंट एंड डेवलपिंग दीज कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पे कुछ ऑथर ने पता नहीं कुछ गड़बड़ करी है इंग्लिश लिखने में ना, विच विल इन टर्न लीड टू रेजिस्टेंस, इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, रुकावट आएगी इंडिया को, किस चीज में रुकावट आएगी कि हम टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और इनके कुछ गड़बड़ है सेंटेंस में ना, इस सेंटेंस को अभी के लिए छोड़ देंगे क्योंकि सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, कुछ मीनिंग भी गड़बड़ है। द कॉर्पस इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, ये जो अमाउंट सरकार ने बोला है ये बहुत इनसिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है ये अमाउंट, लेकिन जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं आर प्रिपेयर टू बैग, वो तैयार है मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, उधार लेने के लिए या चोरी करने के लिए। उनके पास बहुत पॉकेट्स हैं कि वो अपना स्पॉट रिटेन करेंगे, अपनी जगह रिटेन करेंगे इस पैकिंग ऑर्डर में। पैकिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, पैकिंग ऑर्डर का मतलब होता है ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, इस पूरे ऑर्डर को बोलते हैं पैकिंग ऑर्डर। कौन सबसे ऊपर है, कौन उससे नीचे है, कौन उससे नीचे है। अच्छा, अब इस लाइन का मीनिंग समझ में आया कि ऑथर कहना क्या चाह रहे थे। ऑथर ये कह रहे थे अगर इंडिया ने इस तरह की टेक्नोलॉजी बना ली तो क्या होगा, बाकी कंट्रीज इंडिया को रोकने की कोशिश करेंगी। अब देखो इस लाइन का मीनिंग क्लियर हुआ इस लाइन को पढ़ने के बाद। अगर इंडिया ने इस तरह की टेक्नोलॉजी बना ली तो बाकी कंट्रीज इंडिया को रोकने की कोशिश करेंगी, बाकी कंट्रीज इंडिया का टैलेंट जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी अपनी तरफ, बाकी कंट्रीज भी कोशिश करेंगी इन कैपेबिलिटीज को बनाने की। क्या करके बनाएंगी, या तो वो बैक करेंगी, या वो बोरो करेंगी, या वो स्टील कर लेंगी।
क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, दे हैव डीपर पॉकेट्स, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो हर संभव कोशिश करेंगी कि उनकी जो जगह है इस अथॉरिटी के ऑर्डर में वो बनी रहे, वो ऊपर की ऊपर ही रहे। समझ आया सभी को? चल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? द सेम अप्लाइज फॉर, सेम चीज अप्लाई होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, विच सिट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके ऊपर बैठा हुआ है, मतलब उसका बेस क्या है, अ फाउंडेशन ऑफ मेमोरी, की मेमोरी और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया भी किसी दिन बनाना शुरू कर देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा सिस्टम है, इंडिया को ऐसी उम्मीद है कि इंडिया भी ऐसा बनाना शुरू करेगा। देयर आर ब्राइट स्पॉट्स, हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं, इंडिया के टैलेंट इकोसिस्टम है, मतलब इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स इंडिया में हैं, डिजाइनर्स इंडिया में हैं, ऐसे इंजीनियर्स ऐसे डिजाइनर्स जिनको दुनिया चाहती है वो इंडिया में है। हालांकि दुनिया भर में लूमिंग मींस मंडरा रहा है, दुनिया भर में टैलेंट की कमी है, लेकिन इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हमें इन टैलेंट का यूज करना है, हमें इन लोगों को लेवरेज करना है, हमें इन लोगों को एम्प्लॉय करना है, इंडिया को इस टैलेंट का यूज करना है और उनको उनके हिसाब से काम देना है और अकेडमिक परस्यूट्स और उनको उस लेवल की ट्रेनिंग देनी है हाईली टेक्निकल फील्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया का इस पूरा इकोसिस्टम को बनाने के लिए। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज वही रिस्क आएगा इंडिया के सामने, इंडिया जो है अपनी 10 साल पुरानी मिस्टेक को रिपीट करेगा। इंडिया ने क्या गलती करी थी कि हम क्या करते हैं, अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, अपने टैलेंट को ट्रेन करते हैं और वो टैलेंट क्या करता है, वेस्ट प्रीमियर टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। मतलब हमारा लोग होते हैं, हमारे यहाँ वो पढ़ते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, इंडिया के लोग बहुत टैलेंट, और वो लोग क्या करते हैं, वेस्ट के, यूएस के प्रीमियर मेन टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं, मतलब वहां जाके काम करते हैं, वहां की कंपनीज को लीड करते हैं। तो ये गलती अब इंडिया को नहीं दोहरानी है जो इंडिया पहले कर चुका है। द कमिंग डेकेड्स डिमांड, जो आने वाले 10 साल है वो डिमांड क्या कर रहे हैं कि इंडिया जो है अपनी सही जगह ढूंढ ले दुनिया भर की चिप मेकिंग वैल्यू चेन में। द बैड न्यूज इज दैट, खराब न्यूज क्या है कि जो कैपेसिटी है पेन झेलने की, वो सबसे बड़ी रुकावट होती है सप्लाई चेन शॉक में। मतलब सप्लाई चेन शॉक आया, मतलब हमने मान लो प्रोडक्शन बनाया, हमें कोई रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल चाइना से आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए, चाइना ने मना कर दिया मैं तुमको नहीं देता, तो हमारी इंडस्ट्रीज तो दर्द में आ जाएंगी, हमारी इंडस्ट्रीज को तो प्रॉब्लम होगी। तो हम कितना झेल सकते हैं उस पेन को, वो कैपेसिटी है जो हमें शॉक से बचाएगी। द गुड न्यूज इज दैट, अच्छी खबर क्या है कि जो हार्डवर्क है कि हम सप्लाई चेन शॉक्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि बाहर से किसी कंट्री ने हमें सामान देने से मना कर दिया अगर, तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं ग्लोबल कंपटीशन से की एरियाज में, कि हमें बाकी कंट्रीज में डिपेंडेंट ही नहीं होना है, हमें अपना खुद का सामान बनाना है। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक बूम मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, इंडिया आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो एशियन टाइगर्स है, जो एशिया की इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, वो इसी वजह से बनी है। चाइना किस वजह से इतना स्ट्रांग हुआ है, जापान किस वजह से इतना स्ट्रांग हुआ है, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, इंपॉर्टेंट एरियाज में खुद का प्रोडक्शन किया, इंपॉर्टेंट एरियाज में वो बाहर की कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं थे। तो वही चीज अब इंडिया को भी करनी है। समझ आया सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? आर्टिकल की लैंग्वेज बहुत प्यारी थी, वर्ड्स बहुत अच्छे यूज किए थे, टॉपिक बहुत अच्छा था।
अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ऑल द बेस्ट। चलिए लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा ईडीएम है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया के सेमीकंडक्टर एम्बिशंस तो अच्छे हैं ना, तो टोन तो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमारे एम्बिशंस अच्छे हैं, सरकार ज्यादा अच्छी चीजें चाहती है, तो टोन पॉजिटिव होनी चाहिए। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही बात है, सरकार बहुत मेहनत कर रही है। प्लेइंग द लॉन्ग गेम, हम सोच रहे हैं कि हमें लंबे टाइम में फायदा हो, सरकार यही कोशिश कर रही है कि लंबे टाइम में फायदा हो। कटिंग कॉर्नर तो नेगेटिव टोन हो गई, इसका मतलब पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो या एफर्ट बचाने की कोशिश कर रहे हो। सरकार बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। और डायमंड डजन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन भी नहीं है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इसका मतलब क्या है कि बहुत चैलेंजेस है फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सही बात है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स सही है। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या है कि हम एक तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे चीजों को कि हमें ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम इनडेसिसिव हो रहे हैं। तो सरकार ऐसा तो नहीं है कि डिसाइड नहीं कर पा रही, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर इज ओनली है, कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव ऑप्शन, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। कोई परेशानी है सिटिंग ऑन द फेंस, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव होता है ना, इसका मतलब आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं,
मैं ये करूंगी वो करूं, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, कंफ्यूज हो। सरकार कंफ्यूज तो नहीं है, इतना बजट फाइनलाइज किया तो कंफ्यूज तो नहीं है। चलो, सेमीकंडक्टर केपेबिलिटी को एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करने से ऑथर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लीडरशिप होती है वो डिपेंड करती है कि हम कितना मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। सही बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से हटा देगा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन पर डिपेंडेंस, नहीं। रिसर्च इकोसिस्टम से ही सिर्फ काम नहीं चलता है। सही बात है, सिर्फ रिसर्च से ही काम नहीं चलता है, आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ती है। तो ये, सॉरी यहाँ पे सफिशियंट लिखा हुआ है, ये सफिशियंट है, सॉरी इन आर नॉट, नॉट, ये तो गलत हो गया ना फिर, पूरा नहीं पढ़ा। हाँ, रिसर्च इकोसिस्टम अकेला सफिशियंट है? नहीं, अकेला सफिशियंट नहीं है, आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी, चीजें भी करनी पड़ेंगी, अकेला सफिशियंट नहीं है। अलोन वर्ड ने घोटाला कर दिया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए। कोई परेशानी? चलो अगला, यहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेट वर्ड ने घोटाला किया था, यहाँ पे अलोन वर्ड ने घोटाला कर दिया। इनमें से कौन सा है जो एक्सप्लेन करता है कि ऑथर जो है इंडिया के जो एम्बिशंस हैं उनको डिफिकल्ट क्यों मान रहे हैं? डिफिकल्ट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कुछ ही कंट्रीज के पास है। सही बात है, ऐसी टेक्नोलॉजीज कुछ ही कंट्रीज के पास है और वो अपनी जगह छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि जो कंपीटिंग कंट्रीज उनके पास पैसा बहुत है, इंसेंटिव बहुत देंगी वो। तो इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग बना ली, वो बाहर की कंट्रीज उस टेक्नोलॉजी को चुरा लेंगी या मांग लेंगी या छीन लेंगी, सब कर लेंगी, उनके पास पैसा बहुत है। क्योंकि इंडिया के पास अभी कोई इंजीनियरिंग टैलेंट नहीं है, नहीं, इंडिया के पास टैलेंट तो है, लेकिन वो बाहर की कंट्रीज क्या करेंगी, उस टैलेंट को ज्यादा पैसा देंगे और अपने आप बुला लेंगे। तो डिफिकल्ट है इंडिया के लिए आगे बढ़ना। तो इंडिया के लिए आगे बढ़ना क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि कुछ ही सुपीरियर नेशंस हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजीज हैं, और वो क्या करेंगी, अपने डोमिनेंस को बनाने के लिए, अपनी कंट्रोल, अपनी पावर को बनाने के लिए, ज्यादा पैसा है उनके पास, उनकी पॉकेट्स बहुत डीप है, तो वो क्या करेंगे, इंसेंटिव दे देंगे और हमारे लोगों को अपने यहाँ बुला लेंगे। तो आंसर इज बी, बोथ ए एंड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सेकेंड फेज जो इंसेंटिव्स दे रहा है, जो प्रोडक्ट्स को रिवॉर्ड करेगा, जहां पे डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को यूज किया जाएगा। सही बात है, अगर आप कंट्री की चीजों को ही यूज करके बनाते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इंडिया के पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है जो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही बात है, इंडिया के पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ऑथर ने ऐसा बोला। ये जो टेक्नोलॉजी है ये वाइडली एक्सेसिबल हो गई है, नहीं सिर्फ जापान ही है जो इसके कुछ नजदीक आया है, ये टेक्नोलॉजी भी एक्सेसिबल नहीं है। तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। अगला, टोन, ऑथर ने बहुत गंदा गंदा बोला है, हार्श बोला है, नहीं। ऑथर ने कुछ ताने वाने मारे हैं, नहीं। हाँ, ऑथर ने, क्रिटिकल शब्द के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है इवेलुएट किया है ऑथर ने। हाँ, ऑथर ने इवेलुएट किया है चीजों को, दोनों मतलब होते हैं क्रिटिकल के, नेगेटिव भी होता है और इवेलुएटिव भी होता है। हाँ, ऑथर ने चीजों को बहुत अच्छे से इवेलुएट किया, चीजों को बताया है। तो आंसर इज ए, ओनली सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग वाले आर्टिकल पे। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है अभी तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। लगभग लगभग 7,000 बच्चे सेशन देख रहे हैं। स्किमिंग करेंगे, पूरा आर्टिकल खुद से स्किम करेंगे और आंसर्स बताएंगे। पार्सिंग हम एकदम लास्ट में करेंगे, डोंट वरी। बैटलिंग ड्रग अब्यूज से लड़ने की बात हो रही है, केरला के तूफान ऑपरेशन की हम बात करने वाले हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। ऊपर ऊपर से पढ़ा हमने, कुछ सालों से एक सेक्शन है केरला यूथ का, उसको एडिक्शन हो गया ड्रग्स का और इन सारे सब्सटेंसेस का। स्टेट जो है, जो स्टेट है सब्सटेंस यूज कर, टेटरिंग का मतलब क्या होता है, कभी इधर कभी उधर, मतलब वो गिरने वाली है, मतलब एक्शन अच्छे से नहीं ले पा रही है। इसके साइंस क्लियर थे। लेकिन ये जो ड्रग अब्यूज है बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये जो कार्टल्स थे इन्होंने टेक्नोलॉजीज यूज करी, सोशल मीडिया यूज किया। मतलब सरकार ने चीजें ठीक करी थी, लेकिन लिक्विड बैन भी लगाया था, चीजें ठीक करी थी, लेकिन जो ग्रुप्स थे, जो कार्टल्स थे, कार्टल मीन्स ग्रुप, ये लोग क्या कर रहे थे, टेक्नोलॉजी अब यूज करने लग गए कि लॉ भी इनको रोक नहीं पा रहा। कोविड-19 वाले जो साल थे उसमें केसेस कम हुए थे, लेकिन फिर केसेस बढ़ गए, नंबर इतना बढ़ गया, इतना सारा सामान को जब्त किया गया। ये जो सिटी है इसमें बहुत सारा नंबर देखने को मिला। इतनी कोशिशों के बावजूद भी सक्सेस अच्छी नहीं हुई, मतलब ड्रग्स के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने चीजों को ठीक करने की कोशिश करी, ऑपरेशन तूफान लॉन्च किया जून में। स्टेट पुलिस ने हाथ मिलाए सदर्न स्टेट्स की पुलिस के साथ, इन सब के साथ अब रूल्स रेगुलेशंस को लगाने की कोशिश की जा रही है। ये सारे के सारे एक्शंस के लिए जा रहे हैं। इतने सारे केसेस वगैरह भी आइडेंटिफाई हुए। नारकोटिक्स केसेस जो है कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि रिलायबिलिटी नहीं होती फॉरेंसिक की आइडेंटिफाई करने की चीज़ों की। लेकिन ये जो इशू है ये बहुत ज़्यादा फोकस में आ गया है। जो ड्रग कार्टल्स का जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं सब छोटी मछली को ही पकड़ पाते हैं, बड़ी मछलियों को, इंपॉर्टेंट लोगों को नहीं पकड़ पाते। फिर कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लाया जा रहा है। मकसद यही है कि इस फ्रेमवर्क को ख़त्म किया जाए, अरेस्ट किया जाए लोगों को। जो होम मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं इस ऑपरेशन के लिए। स्टेट ऑफिसर्स भी बना रही है जिससे कि काम किया जाए अच्छे से। लोगों जो स्टाफ है उसको भी अपस्किल करना पड़ेगा जिससे कि वो इस नेटवर्क को तोड़ सके। इंपॉर्टेंट है कि कैपेबिलिटीज भी अच्छी करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं इनका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, और इनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन बनाने की जरूरत है। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हमने। तो जो कार्टल्स हैं ये डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सही बात है। केसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए 2025 में, सही बात है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। लिक्विड बैन की वजह से तुरंत के तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, नहीं हुई थी। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड। नेक्स्ट, कौन सा फैक्टर है जो रोक रहा है नार्कोटिक्स केसेस के प्रोसिक्यूशन को? प्रिजन कैपेसिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था। हाँ, जो फोरेंसिक एविडेंस होता है, जो सबूत होता है वो रिलायबल नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं कर सकते, सही बात है। डिले हो रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस बनाने में, नहीं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, नहीं। आंसर इज। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फैक्टलेस इंसान कौन होता है? बहुत ही केयरलेस इंसान ना, इररिस्पॉन्सिबल। ग्रेटुइटस जरूरी नहीं था, अननेसेसरी है। हॉटी, बहुत ही घमंडी इंसान, कौन गया घमंडी। हाँ। इम्प्यून करना, आप किसी चीज को गलत बता रहे हो, उस चीज को चैलेंज कर रहे हो। जुडिशियस, जिसका जजमेंट बहुत अच्छा हो। डी, सी, बी, ई एंड ए। चलिए प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। कैरी कोल्स टू न्यू कासल, बेकारी का काम कर रहे हो। कॉक एंड बुल स्टोरी, झूठी स्टोरी। फेस द म्यूजिक, जो किया है उसका रिजल्ट तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, किसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। होल्ड वंस हॉर्सेस, धैर्य रखो, पेशेंट रहो। बी, डी, सी, ए एंड ई। स्कोर्स अभी पार्सिंग करेंगे बेटा, डोंट वरी, बिल्कुल लास्ट में करेंगे पार्सिंग। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में, है ना। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन, हर बच्चे को लिखना। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है खुशी। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। जितने बच्चों को अपना रिकॉर्डेड से लाइव में अपग्रेड करना है वो आज के आज कर सकते हैं। अपग्रेड आपका ऑफर कोड लग जाएगा, आपको 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने बच्चों को रिन्यू करना है अपना सब्सक्रिप्शन वो रिन्यू भी कर सकते हैं, रिन्यू एनबी कोड लगा देंगे। जितने बच्चों को नया सब्सक्रिप्शन खरीदना है वो नया सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं, उनका कोड NB60 लगेगा, उनको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस फीस में उनको कंप्लीट इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएंगी। जितने बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करनी है, वो कंप्लीट बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, सफलता कोड लग जाएगा, इस फीस में उनको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जितने बच्चों को मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म यूज करना है, ऑफिसर लैब वो ले सकते हैं,
इनको yes40 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो सारे के सारे स्कैन कोड्स आपको दिए हुए, रिकॉर्डेड बैच वाले बच्चे यहाँ से ले लेंगे, अपग्रेड कर लेंगे। ऑफिसर लैब मॉक टेस्ट वाले बच्चे यहाँ से कर लेंगे। जिन बच्चों ने प्रोफेशन बैच ही अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अभी तक अपनी तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है, वो प्रोफेशन बैच यहाँ से ले लेंगे। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो यहाँ से कर लेंगे। जिन बच्चों को रिन्यू करना है वो यहाँ से। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक भी बच्चा सिंगल सेशन को मिस ना करे। ठीक है, अब हम पार्सिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप मुझे उसके सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। चलिए, पीपल क्या है? नाउन। ऑफन एडवर्ब, फील वर्ब, लोनली एडवर्ब, ऑन प्रपोजिशन, सोशल मीडिया, सोशल को एडजेक्टिव, मीडिया को नाउन मान सकते हो, सोशल मीडिया को पूरा भी नाउन मान सकते हो। बिकॉज कंजंक्शन, ऑनलाइन इंटरेक्शंस, ऑनलाइन एडजेक्टिव, इंटरेक्शंस नाउन, लैक वर्ब, इमोशनल एडजेक्टिव, डेप्थ नाउन, एंड कंजंक्शन ऑथेंटिसिटी नाउन। हम पार्सिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एरर डिटेक्शन पे हेल्प करते हैं। सेशन एंड करते